हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वेल। यहाँ आपको मिलती है पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जल्दी से उनको भी जाके देखिए और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही ईजिली और क्रिस्प वे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद से कौन कौन से रिफॉर्म्स करने पड़े हमें यूएन के अंदर, क्या उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नए चैलेंजेस के हिसाब से इवॉल्व करती है, और यूएन भी इसी का पार्ट है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूएन के अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ गई थी कोल्ड वॉर के बाद से, क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो थी वो चेंज हो गई थी। और वो चाहती, उसमें क्या चाहिए था, हमें रिक्वायर था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिफॉर्म्स। मतलब हमें चेंजेस चाहिए थे, बदलाव चाहिए थे उस यूएन के अंदर। तो की एरियाज जहाँ पे रिफॉर्म्स हुए वो था स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेस रिफॉर्म। तो सबसे पहले चेंजेस इन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। तो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप में आपको पता है कि 5 जो थी वो कंट्रीज के पास परमानेंट मेंबरशिप थी। तो वो कंट्रीज क्या करती हैं, उनके पास वीटो पावर भी है। तो अब ये बात हो रही थी कि हमें जो है ये चीज़ बढ़ानी है, हमें ये मेंबरशिप को बढ़ाना चाहिए और कंट्रीज को उसमें मेंबर बनाना चाहिए। साथ में ये बात हो रही थी एक्सपैंडिंग यूएन प्रायोरिटीज। यूएन की प्रायोरिटीज को हमें एक्सपैंड करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीस पे, सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट पे, इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन राइट जैसे जो मुद्दे हैं इन पर बात करनी चाहिए। इनके ऊपर हमें यूएन पे डिसीजन मेकिंग रखनी चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफॉर्मिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए क्या डिबेट चल रही थी। तो डिबेट ये थी कि ओवर इंक्रीजिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स टू रिफ्लेक्ट मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं परमानेंट मेंबर्स सिर्फ 5 थे। तो अगर वो 5 ही लोग पूरे यूएन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो न्यू कंट्रीज जो इमर्ज होके आ रही है, जो न्यू कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज लाइक इंडिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री, ये सब जो कंट्रीज हैं इनके पास भी तो राइट होना चाहिए ना कि ये भी हिस्सा ले पाए, ताकि ये भी मॉडर्न जो जियो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बन पाए और डिसीजंस ले पाए। तो ये बात चल रही थी कि हमें इंक्रीज करना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप। साथ में ये भी प्रपोजल था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स लेने चाहिए एशियन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से। अगर अभी आप देखेंगे तो एशिया से सिर्फ चाइना है अभी, और साथ में आप देखेंगे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री जो है वो पार्ट है हमारे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर का। बट अब बात हो रही थी कि इंडिया भी डिमांड करता है कि उन्हें परमानेंट सीट मिले। साथ ही साथ ब्राज़ील डिमांड करता है, साउथ अफ्रीका डिमांड करता है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो इवॉल्व हो रही है, सिंगापुर है वो डिमांड करता है कि हमें भी यूएन में परमानेंट सीट चाहिए। तो वही सब बात है। साथ में वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, स्पेशली जो यूएस है, वो डिमांड करती है कि जो यूएन का बजट है, जो यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यूएन के बजट को और एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है चेंजिंग ग्लोबल रियलिटीज आफ्टर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद कैसे वर्ल्ड की रियलिटी जो थी वो चेंज हो गई थी। 1991 में सबसे पहले जो सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद जो यूएस था वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन के खड़ा उतरा था लोगों के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने। यूएस और रशिया की जो रिलेशनशिप पहले एक तरह से एनिमी थे, दुश्मन थे, अब वो क्या हो गए थे, वो कोऑपरेटिव हो गए थे। उनके रिलेशनशिप्स जो थे वो इम्प्रूव होने लग गए थे। चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज जो थी वो राइजिंग पावर के तौर पर उभर कर आ रही थी। और एशिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो यूएन का पार्ट बन रही थी। पहले जो सोवियत और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट थी वो सब जो थी वो यूएन को ज्वाइन कर रहे थे। साथ ही साथ न्यू ग्लोबल चैलेंजेस भी हमारे सामने आ रहे थे। आज दुनिया सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक सीमित नहीं है, नए चैलेंजेस भी आ गए थे, जैसे कि जेनोसाइड, सिविल वॉर्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब आ गए थे। कंट्रीज के अंदर ही जंग होने लगी थी। टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन,
टेरर ग्रुप्स और न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट बढ़ने लगा था, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और इन सब का जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसका जो ग्लोबली इफेक्ट कर रहा था क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ एपिडेमिक्स, ग्लोबल लेवल पर जो है एपिडेमिक्स, अगर आप देखोगे प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो थी, हेल्थ क्राइसिस आ गए थे, ठीक है। अब ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम हो गई थी, इसके बाद यूएन के लिए बहुत ही बड़ी सोचने की बात थी कि यूएन जो 1945 में बना था, क्या वो आज भी उतना इफेक्टिव है? क्या यूएन नए चैलेंजेस को टैकल करने के लिए रेडी है? क्या यूएन में रिफॉर्म जरूरी हैं ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके? यूएन मेंबर स्टेट्स अभी भी इस डिबेट में फंसे हुए हैं, पर रिफॉर्म्स पर एग्रीमेंट अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारी डिबेट्स हुई है यूएन के अंदर कि इज यूएन इज केपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अभी आप देखेंगे जब कोविड-19 आया था, उस टाइम भी यूएन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि यूएन क्या कर रहा है, क्या उसका रोल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही डिबेट्स उस टाइम भी चल रही थी जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। The topic of next slide is reform of structures and processes। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे कि जो 1992 में यूएन रेजोल्यूशन था, उसमें यूएन रेजोल्यूशन लिया गया था यूएन जनरल असेंबली के अंदर, उसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया था। अब ये जो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मॉडर्न ग्लोबल रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आउटडेटेड हो चुका है। आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें नई पावरफुल कंट्रीज आ चुकी हैं, लेकिन यूएन जो है वो वही पुराना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि डिसीजंस जो हैं यूएन के वो फेवर करते हैं वेस्टर्न पावर्स को और वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट को। मतलब जो यूएन के डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, फ्रांस। ये सारे जो देश हैं ये कंट्रोल करते हैं यूएन के जो डिसीजंस है उनको। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है यूएन के अंदर, फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज उभर कर आ रही हैं इन कंटिनेंट्स में से भी, बट हमें रिप्रेजेंटेशन तो मिल ही नहीं रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। देयर आर ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स or most of them are from Europe and North America and one is from Asia, that is China। बस एक कंट्री है, बाकी और अफ्रीका का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, लैटिन अमेरिका का भी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएन काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो यही बात इन्होंने कही है इसमें। 1997 में यूएन जनरल जो कोफी आनंद थी, उन्होंने इस डिसीजन पे, इस डिस्कशन पे उन्होंने डिबेट किया था, उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी ताकि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स लाए जा सकें। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम न्यू मेंबर्स को, न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को हम ला पाएं। तो क्राइटेरिया उन्होंने यही बनाया। देखिए ये क्राइटेरिया है, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि मेजर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर होना चाहिए। मतलब कि जो नए मेंबर्स होंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनको जगह मिलेगी, तो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि कंट्री को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा और मिलिट्री पावर भी उनके पास होनी चाहिए। सेकंड है यूएन बजट कंट्रीब्यूशन, यूएन का जो बजट आता है उसमें उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा फंड देती है उनका रोल बड़ा होना चाहिए, ऐसी बात होती है। अब सेकंड जो थर्ड वन है वो है लार्ज पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड को। अगर 140 करोड़ की हमारी कंट्री है, इंडिया के अंदर 140 करोड़ हैं, तो हम 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यूएन के अंदर। तो वही बात इन्होंने कही। साथ में वो कंट्री जो है वो देश डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलेगी जो ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। साथ में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश भी इंक्लूड हो ताकि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर जो है, ग्लोबल डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे। ओके, अब भाई हमने ये सब तो डिसाइड कर लिया। हमने सबसे पहले क्या देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या 3 इश्यूज हैं। फिर हमने देखा अच्छा चलो हम बना लेंगे न्यू मेंबर्स।
अब बनाने की बात तो हमने कर ली, बट चैलेंजेस भी तो भाई कुछ होंगे ना उसके सामने, अगर बनाने पे आएंगे हम तो यही चैलेंजेस हम देखते हैं अभी। अब ये इतना सिंपल काम तो नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो यूएन को रिफॉर्म्स को मुश्किल बना देती हैं। अब इकोनॉमिक, सबसे पहला तो यही है कि कौन डिफाइन करेगा कि इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर कैसी है। हर देश की अलग अलग लेवल पर होती है मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर, तो किस बेसिस पे आप चूज करोगे। अब जो सेकंड है वो यही है, रिप्रेजेंटेशन का बेस क्या हो, ज्योग्राफी के बेसिस पर सीट दे दी जाए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर सीट दे दी जाए, या कल्चर के उस पे हम सीट दे दें कल्चर के बेसिस पे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो यही है, डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए क्या, और अगर हाँ तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि कितनी सीट मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो डिबेट में आ रहे थे कि किसको हम इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली हम सक्षम समझें, किसको हम सीट दें, ज्योग्राफी के लेवल पे दें, इकोनॉमी के लेवल पे दें, या कल्चर के लेवल पे दें, रिप्रेजेंटेशन किसको ज्यादा मिलना चाहिए। ये सारी डिबेट्स हो रही थी वहां पे। ओके। और ये जो सारे यूएन के रिफॉर्म्स हैं ये अभी तक डिस्कशन तक ही अटके हुए हैं, क्योंकि पावरफुल नेशंस जो हैं वो अपनी पावर लूज नहीं करना चाहते। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है और आने वाले टाइम में शायद नए देशों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसी हम मनोकामना हमारी है और ऐसी हम कामना करते हैं कि मिलनी चाहिए। बट बहुत सारी जो पावरफुल कंट्रीज है वो नहीं चाहती कि उनकी पावर जो है वो और लोगों में डिवाइड हो। ठीक है, तो वो अभी तक ये डिसीजन में ही चल रही हैं ये सारी बातें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि क्या इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा, और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।